हाँ विद्यार्थी देखिए, जल के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं हम। आइए देखिए धातु और धातु के किस प्रकार जल से अभिक्रिया करते हैं। तो बॉक्स में देखिए आप, बॉक्स में अंडरलाइन में बॉक्स में इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सोडियम धातु बहुत अभिक्रियाशील होती है, यह ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अभिक्रिया करती है। ध्यान रखना, सोडियम धातु जो है ना बहुत अधिक क्रियाशीलता होती है, तुरंत क्रिया करती है, सेकंडों में क्रिया होती है इसके अंदर। ऑक्सीजन और जल के साथ तीव्र क्रिया करती है, अभिक्रिया में बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न करती है, इसलिए यह मिट्टी के तेल में संचित की जाती है। प्रश्न बनता है कि सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि यह मिट्टी के तेल से तो क्रिया नहीं करती है, लेकिन ऑक्सीजन और जल से क्रिया कर लेती है, इसलिए आपको मिट्टी के तेल में इसमें रखा जाता है। एक प्रश्न बनता है। दूसरा, आइए आपने देखा होगा कि सोडियम जल के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करता है, तो कुछ धातु अंडरलाइन कर लेना, कुछ धातु ऐसे नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए आयरन जल से धीमी धीमी क्रिया करता है, जैसे आयरन जल से बहुत धीरे धीरे क्रिया करेगा और जंग लग जाएगा, ठीक है। सामान्यतः अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, यद्यपि वो वायु से सक्रिय होते हैं। कुछ अधातु ऐसे होते हैं जो जल से तो क्रिया नहीं करते हैं, लेकिन वायु से क्रिया कर लेते हैं, वायु से सक्रिय हो जाते हैं। इस प्रकार के अधातुओं को जल में रखा जाता है। ध्यान रखना, जो वायु से क्रिया करते हैं उन्हें जल में रखा जाएगा, और जो जल से क्रिया करते हैं उन्हें केरोसिन में रखा जाएगा। समझ गए? उदाहरण के लिए फास्फोरस एक सक्रिय अधातु है, तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ना फास्फोरस, ये तो अधातु है। और हमने जो पहले पढ़ा था ना आपके सामने सोडियम, वो धातु थी। तो सोडियम धातु को रखेंगे हम किस में? केरोसिन, मिट्टी के तेल में। और अधातु को रखेंगे हम कहाँ रखेंगे? जल में रखेंगे, क्योंकि यह वायु से क्रिया कर लेती है। तो आप अंडरलाइन कर लेना। उसके बाद में यह वायु से खुला रखने पर यह आग पकड़ लेता है। फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क न हो, इसलिए उसे जल में रखा जाता है। तो फास्फोरस को जल में रखा जाता है, फास्फोरस भी वायु से क्रिया कर लेता है। ठीक है, आ गया था अम्लों से क्रिया। तो ये हम बता रहे हैं, उसके गुण बता रहे हैं आपको, धातुओं के गुण किस किस से क्रिया होती है। अम्लों से क्रिया देखिए, आ जाइए। आइए देखिए धातु और धातु के अम्लों के साथ किस प्रकार क्रिया करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं कि धातु और धातु अम्लों से मिलकर निम्न प्रकार क्रिया करते हैं। तो जब ये क्रिया करते हैं तो आपके पास जब ये जलते हैं, उसकी उपस्थिति में क्रिया करते हैं, तो पट पट की आवाज़ आती है, पॉप ध्वनि कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? पॉप ध्वनि। तो पॉप ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो देखिए विद्यार्थी, यहाँ पे दिया हुआ है हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं जब इसको क्रिया कराते हैं। जब ये जलते हैं तो हाइड्रोजन तो गैस उत्पन्न होती है, मोस्टली ध्यान रखना। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, नोट कर लेना। और पॉप ध्वनि उत्पन्न करते हैं। कौन सी? पॉप ध्वनि। तो तनु कॉपर Cu हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से गर्म करने पर अभिक्रिया नहीं करता है। देखो, कॉपर HCl से अभिक्रिया नहीं करता है, क्योंकि CaCl2 बनाना है, जो नहीं बन पाएगा यहाँ पर कॉपर से, है ना। CaCl2 नहीं बन पाएगा। लेकिन विद्यार्थियों आगे देखिए, परंतु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर लेता है। ये कौन कर लेता है? कॉपर सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से अभिक्रिया कर लेता है। किससे अभिक्रिया? अंडरलाइन कर लेना, मोस्ट है ये, कि सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके यह क्या बना लेता है? कॉपर सल्फेट बना लेता है। कौन बना लेता है? यानी कि आपको सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर लेता है कौन? कॉपर। तो Cu + H2SO4 = CuSO4 + H2, हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो जाएगी इसके अंदर। ठीक है। उसके बाद में देखिए विद्यार्थियों, तो अब हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ये अंडरलाइन कर लेना, ऊपर डिब्बे में दिया हुआ है आपको कुछ। पॉप ध्वनि उत्पन्न होती है, क्षारों से अभिक्रिया हो रहा है इसमें। देखो सॉरी क्षारों से अभिक्रिया। पॉप ध्वनि क्या दर्शाती है? पहले की तरह पॉप ध्वनि हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति दर्शाती है। यानी जब पॉप ध्वनि होती है ना, इसका मतलब समझ जाना हाइड्रोजन गैस निकल रही, पट 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 की आवाज़ के साथ हाइड्रोजन गैस निकल रही। और धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अधातुओं की क्षारों से अभिक्रिया जटिल है, यानी अधातुओं की क्षारों से अभिक्रिया बहुत जटिल होती है, अम्लों से जल्दी अभिक्रिया करते हैं। अब आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी विस्थापन अभिक्रिया, यानी विस्थापन का मतलब विस्थापित करना किसी को। देखो किसी भी धातु को। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, कॉपर सल्फेट और आयरन के मध्य विस्थापन अभिक्रिया के बात याद रखिए, जो आपको कक्षा 7 में भी आपने कुछ पढ़ा हुआ, थोड़ा सा अध्ययन किया हुआ। तो मोस्टली आप ये ध्यान रखो कि आप क्या करेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखो 2 बीकर दिए हुए हैं, बीकरों में कुछ हाँ यहाँ आपके 5 बीकर दिए हुए हैं, ऊपर नीचे भी 5 दिए हुए हैं। तो देखिए पहले बीकर में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, चौथे में क्या है, 5वें में क्या है, ये देख लीजिए आप। तो सबसे पहले क्या होता है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास जिंक और लोहा और कॉपर, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है जिंक। कौन सी है? जिंक। उससे कम क्रियाशील है फेरिक, उससे कम क्रियाशील है कॉपर। तो क्रियाशीलता क्रम बता रहा हूँ मैं आपको ये, यानी कि क्रियाशीलता क्रम क्या है? सबसे अधिक क्रियाशीलता किसकी है? जिंक की। किसकी? जिंक की। उससे कम किसकी है? Fe की। उससे कम किसकी है? Cu की। तो देखो विद्यार्थियों, सबसे नीचे वाले पहले इसमें विलयन बना हुआ है ZnSO4 बना हुआ है। ये तो हमारे पास इस बीकर में ए में चित्र में देखो पहले में दे रखा है CuSO4 का विलयन है। किसका?
CuSO4। इसको जिंक से अभिक्रिया कराई तो जिंक से अभिक्रिया आसानी से कर लेगा, क्योंकि जिंक जो है ना आपका अधिक क्रियाशील है। किससे? कॉपर से। तो जिंक क्या करेगा? कॉपर को विस्थापित कर देगा, कॉपर को हटा देगा, खुद आकर बैठ जाएगा और ZnSO4 बना लेगा। नीचे आइए, देखो नीचे वाले डिब्बे में ZnSO4 बन गया, ठीक है। अगले में देखो बीकर बी में कॉपर सल्फेट का विलयन है, वही विलयन है, लेकिन क्रिया किससे हो रही है? Fe से। अब जो Fe आपके पास है लोहा, यह कॉपर से फिर अधिक क्रियाशील है, तो ये Fe क्या करेगा? कॉपर को विस्थापित कर देगा, कॉपर को बोलेगा हट जा भाई, हट गया, तो FeSO4 बन जाएगा। देखिए अब बी में, नीचे बी लिखा हुआ है, नीचे बी मतलब ये आपको प्रयोग में नीचे, तो आपको बना लिया FeSO4। तो 2 बीकरों में तो क्रिया हो जाएगी और लास्ट वाले 3 बीकरों में क्रिया नहीं होगी। कारण सुन लो आप, क्योंकि जब सी में क्या होता है? कॉपर से क्रिया करवा रहा है, डी में किससे क्रिया कर रहा है? कॉपर से क्रिया हो रही है, ई में किससे हो रही है? Fe से। तो सी में देखिए कॉपर जो है ना कम क्रियाशील है Zn से, कॉपर Zn से कम क्रियाशील होने के कारण कॉपर Zn को विस्थापित नहीं कर पाता है, अतः वैसा का एज इट इज वैसा का वैसा ही रहता है। इस प्रकार देखो अगले पेज में देखिए, मैं बता देता हूँ क्रियाशीलता क्रम आपको। यहाँ पे आ जाइए, आप अंडरलाइन करना है आपको। यहाँ नियम यह है कि जिंक कॉपर आयरन से अधिक क्रियाशील है। तो जिंक जो है ना आपका किससे? कॉपर से भी और आयरन से भी अधिक अभिक्रियाशील है। एक अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकता है। अब आप समझ गए होंगे, यानी अधिक क्रियाशील धातु जो है ना वो कम क्रियाशील धातु को हटा सकती है, विस्थापित कर सकती है, जबकि कम क्रियाशील धातु अधिक क्रियाशील को विस्थापित नहीं कर सकता है। अब आप समझ गए होंगे, तो आपको इसको नोट कर लेना, क्या? Zn अधिक क्रियाशील है, उससे कम क्रियाशील Fe है, उससे कम क्रियाशील Cu है। तो Zn Fe को विस्थापित कर सकता है, Zn कॉपर को भी कर सकता है ना। Fe कॉपर को विस्थापित कर सकता है, लेकिन Fe जो है Zn को विस्थापित नहीं कर सकता, और कॉपर किसी को भी विस्थापित नहीं कर सकता है। तो अंडरलाइन कर लीजिए। इसी प्रकार बीकर डी और ई जो है आपका दिया हुआ नीचे, यानी CDE, सॉरी 3 बीकर है, CDE बीकर C, D और E, इसमें C नहीं दिया हुआ है। CD और E में तीनों में कोई अभिक्रिया संपन्न नहीं हुई है। क्या आप जिंक, आयरन और कॉपर के मध्य अधिक अभिक्रियाशील से कम क्रियाशील धातु से कम का अनुमान लगा सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता है विद्यार्थियों, ध्यान रखना। कॉपर किसी को विस्थापित नहीं कर सकता है, क्योंकि कॉपर कम क्रियाशील है, किससे? जिंक से और लोहे से, ठीक है। अब धातु के कुछ उपयोग है जो आप देख लीजिए। रेलगाड़ी उद्योग बनाने में करने में यहाँ पे उपयोग अंडरलाइन कर लेना। मशीनों में उपयोग किया जाता है, वायुयान में, रेलगाड़ियों में, औद्योगिकरण में, सजावट, खाना बनाने में। नीचे कुछ धातु के गुण दिए हुए हैं। यह धातु हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, जिससे सजीव श्वसन क्रिया में काम में लेते हैं। धातु का उपयोग उर्वरक खादों में वगैरह में किया जाता है, उर्वरक बनाने में किया जाता है। और धातु जिसका बैंगनी रंग विलियम एंटीबायोटिक के रूप में किया जाता है, घाव भरने में किया जाता है। पटाखों में जो हमारे पास हरे हरे कलर आते हैं, रंग वगैरह आते हैं, लाल कलर वगैरह रंग आते हैं, वो अधातु से होते हैं। तो इस प्रकार हमारे धातु में कुछ गुण पाए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो समझ में आया होगा। तो अब इसके बाद आपको इसका असाइनमेंट कंप्लीट कर दिया जाएगा, तो आप इसको अच्छे से स्टडी करके प्रिपेयर कर ले, तैयार कर लें। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद आपका।